हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है और हम डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने रीतिकाल का प्रारंभ कर रखा था। रीतिकालीन कवियों के परिचय में हम सबसे पहले केशवदास जी को देखेंगे, जिनका जन्म 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। केशवदास का जन्म 1555 में और मृत्यु 1617 ईस्वी में हुई। इनके पूर्वज संस्कृत के विद्वान थे। ये ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। यहाँ इनका बहुत सम्मान था। केशवदास जी द्वारा रचित 7 ग्रंथ मिलते हैं। केशवदास जी के 7 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं और इनका क्रम भी आपसे लगाया जा सकता है। सबसे पहले रसिक प्रिया, फिर कवि प्रिया, फिर रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, फिर जहांगीर जसचंद्रिका, फिर विज्ञान गीता, फिर रतन बावनी और फिर छंदमाला। ये इनका क्रम है जिसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें जहांगीर जसचंद्रिका बाद में आएगी और रतन बावनी पहले आएगी। तो आप एक सूत्र याद रखिएगा, ररा कर विवि जहान, अर्थात रसिक प्रिया, फिर कवि प्रिया, फिर रामचंद्रिका और फिर ये विवि जहान। सूत्र से आप याद कर लेंगे, क्रम याद कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि केशवदास जी की रचनाएं हैं, इनका क्रम है। ये हमने एक उलझन सुलझन वाले वीडियो में वैसे भी बता रखा है, तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं याद करने के हिसाब से। इनकी प्रमुख रचनाओं में कवि प्रिया का नाम मिलता है, जिसकी रचना 1601 ईस्वी में हुई है और यह हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है, कवि प्रिया। और यह 16 प्रभावों में इसको बांटा गया है। 16 प्रभावों में विभक्त है यह रचना। इसमें अलंकारों को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। किसमें? कवि प्रिया में। यह प्रश्न आपसे बनाकर पूछा जा सकता है कि केशवदास की वह कौन सी रचना है जिसमें अलंकार को महत्व प्रदान किया गया है। और वह एक पंक्ति है जो बार बार परीक्षा में भी पूछी जाती है और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति केशवदास की किस रचना से ली गई है। तो कवि प्रिया से। पंक्ति कौन सी है? यद्यपि सुज्योति सुलक्षणी सुबरन सरसूरत। आप सबने सुन रखा है। भूषण बिनु न विरजयी कविता बनिता मित। इसमें अलंकारों के महत्व को दिखाया गया है। फिर इनकी रचना आती है रसिक प्रिया। क्रम के हिसाब से रसिक प्रिया पहले आएगी और कवि प्रिया बाद में आएगी, ध्यान रखेंगे। रसिक प्रिया यह 1591 ईस्वी में लिखी गई है और केशवदास की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी की प्रथम काव्य शास्त्रीय रचना मानी जाती है कवि प्रिया। और केशवदास द्वारा रचित प्रथम जो रचना मानी जाती है वह है रसिक प्रिया, जो 16 प्रकाशों में विभक्त है। कवि प्रिया 16 प्रभावों में, इसके जो अध्याय हैं उनको प्रभाव कहा गया है और रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त है। अगर रसिक प्रिया के विषय की बात करें तो रस और नायिका भेद का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इनकी जो रचना है रामचंद्रिका, उसके संदर्भ में। इसकी रचना 1601 ईस्वी में हुई है। यह एक प्रबंधात्मक श्रेणी के अंतर्गत लिखा हुआ महाकाव्य है जो 39 प्रकाशों में 39 प्रकाशों में विभक्त है और इस रचना को छंदों का अजायब घर कहकर पुकारा गया है और इसमें रामकथा का प्रबंधात्मक रूप में वर्णन किया गया है। फिर है इनकी जो विज्ञान गीता रचना है, इसमें संस्कृत साहित्य में कृष्ण कावी द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर यह आधारित रचना है। छंदमाला इनकी एक बहुत प्रमुख रचना है जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, जो 2 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में 77 वर्णिक छंदों का और द्वितीय भाग में 26 मात्रिक छंदों का विवेचन किया गया है। ध्यान रखेंगे ये इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे और इंद्रजीत सिंह इन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान भी प्रदान करते थे। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य माने जाते हैं केशवदास। ये हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि माने जाते हैं और इन्होंने अलंकार की परिभाषा में यद्यपि सुज्योति सुलक्षणी सुवर्ण सरसु व्रत वाली जो पंक्ति है वह परिभाषित भी की है, परिभाषा दी है इन्होंने अलंकार की। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनको ही रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। इस वजह से रामचंद्र शुक्ल ने इनको कठिन काव्य का प्रिय भी कहकर पुकारा है। इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। कवि प्रिया की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की
पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए हुई थी। कवि प्रिया की रचना किसके लिए हुई थी? इंद्रजीत सिंह है, उनकी पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए हुई थी। इसके अलावा वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर चंद्रिका, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। केशवदास का उल्लेख राम भक्ति शाखा के प्रसंग में हो चुका है। उन्होंने राम कथा का वर्णन रामचंद्रिका में किया है, किंतु छंदों की विविधता, अलंकारों की बहुलता एवं चमत्कार प्रियता के कारण उन्हें भक्ति साहित्य की कोटि में रखना उचित नहीं जान पड़ता है। भक्ति साहित्य में इनका नाम हम ले चुके हैं, पर क्यों नहीं रखते इनको भक्ति साहित्य में? क्योंकि इन्होंने छंदों की विविधता और अलंकारों की बहुलता का जिस प्रकार से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है, तो इन्हें रीतिकालीन साहित्य में रखना उचित होगा। केशव का महत्व इस बात में है कि उन्होंने पहली बार संस्कृत साहित्य में निरूपित काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया है, अर्थात ये पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य शास्त्र में जो काव्यांगों का वर्णन है वह हिंदी में किया है। इनके पूर्व कृपाराम, मोहनलाल मिश्र, कर्णेश आदि ने रस, श्रृंगार और अलंकार पर अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं, पर एक साथ सभी काव्यांगों का परिचय नहीं दिया था। केशव ने यही किया और इसीलिए ये हिंदी के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ क्या बनता है कि हिंदी के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? अगर पूछा जाता है तो केशवदास। अगर पूछा जाता है हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो सर्वमान्य जो तथ्य है वह किसे मानेंगे आप? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं परंपरा के? तो केशवदास। केवल रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो वामन। और अगर पूछा जाता है कि श्याम सुंदर दास के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो केशवदास माने जाते हैं। और अगर पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य में रीति काव्य की सर्वप्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, तो केशव की नहीं मानी जाएगी, वह मानी जाएगी कृपाराम की हित तरंगिणी, जो रचना कब आई थी? 1541 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। और इसमें कुल जो 400 छंद हैं, इसका विभाजन 5 तरंगों में किया गया है और यह ग्रंथ मूलतः नायिका भेद के विवेचन के उद्देश्य से लिखा गया है। तो रचना हो गई हित तरंगिणी, प्रवर्तक हो गए केशवदास, किसके? हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक। लेकिन हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी और केवल रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं तो वामन। अब देखिए, वे अकाव्य में अलंकार को अधिक महत्व देते थे। संभवतः इसीलिए उन्होंने आनंद वर्धनाचार्य, मम्मट आदि रसवादी आचार्यों का अनुसरण करके भामह आदि अलंकारवादी आचार्यों का अनुसरण किया है। केशव ने जो काव्य विवेचन किया है उसमें मौलिकता नहीं है, वह संस्कृत के काव्य शास्त्र के आचार्यों का अनुकरण ही है। आगे देखते हैं। केशवदास की रचनाओं में काव्य की दृष्टि से सर्वाधिक विचारणीय रामचंद्रिका है। जो सबसे ज़्यादा विचार करने वाली जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, वह रामचंद्रिका है। इसकी रचना केशवदास ने वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी। यह हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव की शैली में रचित है। इनकी शैली किसमें है? हनुमान नाटक और प्रसन्न राघव की शैली पर रचित है। पृथ्वीराज रासों के समान इसमें भी छंद जल्दी जल्दी परिवर्तित होते हैं। रचना नाटकीय संवादों से परिपूर्ण है। एक ही पंक्ति में पात्रों के बीच प्रश्नोत्तर करा देने की शैली में केशवदास निपुण है। जैसे भरत के कई है प्रश्नोत्तर। मातु कहाँ नृपताप गए सुरलोक कहीं क्यों सूत शोक लिए। मातु कहाँ नृपताप गए सुरलोक कहीं क्यों सूत शोक लिए। तो इसमें कई प्रश्नोत्तर एक साथ चल रहे हैं। रामचंद्रिका के संवादों की प्रशंसा की गई है। केशवदास दरबारों को वैभव वातावरण का वर्णन करने में सिद्धहस्त हैं, किंतु कथा प्रसंगों की समुचित योजना का मार्मिक प्रसंगों की पहचान में प्रायः वे चूक जाते हैं। वाग्विदग्धता, अलंकारों, छंदों के ज्ञान के उपयोग की आतुरता और चमत्कार प्रियता उनकी सर्वृद्धता को कुंठित कर देती हैं। तो ध्यान रखेंगे कि कथा प्रसंगों की समुचित योजना या मार्मिक प्रसंगों की पहचान में प्राय भी चूक जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मार्मिक प्रसंगों की पहचान उनको थी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इससे चूक जाते हैं। मार्मिक प्रसंगों की पहचान से वे चूक जाते हैं। उन्हें कवि हृदय नहीं मिला ही नहीं था। लक्षणों के उदाहरणों के रूप में प्रस्तुत उनकी अनेक रचनाएं
सहृदय को प्रभावित करने में समर्थ हैं। यद्यपि केशव हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, किंतु रीति ग्रंथों की विरल परंपरा चिंतामणि से चली, ये भी ध्यान रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनाया जा सकता है कि हिंदी के प्रथम आचार्य तो केशव हैं, किंतु रीति ग्रंथों की विरल परंपरा कहाँ से चली है, तो चिंतामणि त्रिपाठी से। यही वजह है कि हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में हम चिंतामणि त्रिपाठी को स्वीकार करते हैं। रीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तक केशव है, रीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तक केशव हैं या चिंतामणि, इसे लेकर विवाद है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु है। इस काल के अन्य प्रसिद्ध आचार्य कवि भिखारीदास ग्रंथ काव्य निर्णय, तोष ग्रंथ सुधानिधि, कुलपति ग्रंथ रस रहस्य, सुखदेव मिश्र ग्रंथ रसार्णव आदि हैं। इनके उपजीव्य संस्कृत ग्रंथ काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, चंद्रलोक और कुलानंद है, इनको ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे सेनापति के संदर्भ में, जिनका जन्म 1584 ईस्वी में हुआ है। इनकी रचनाओं से लगता है यद्यपि इनका कुछ दरबारों में सम्मान हुआ है, किंतु बाद में ये विरक्त हो गए हैं। इनकी दो रचनाओं में कवित रत्नाकर और कवि काव्य कल्पद्रुम, ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सेनापति की, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर में भक्ति भाव के छंद हैं। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का उपयोग प्रायः उद्दीपन के अंतर्गत ही किया है। अब ये ध्यान देने वाली बात है महत्वपूर्ण कि एक तो इनकी जो प्रमुख दो रचनाएं हैं कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, रीतिकालीन जो कवि हैं उनमें प्रकृति का उपयोग उद्दीपन रूप के अंतर्गत हुआ है, किंतु सेनापति इस काल के अकेले कवि हैं जिनका प्रकृति के प्रति भावबोध इतना सहज है कि आधुनिक सा लगता है। अर्थात एकमात्र ऐसे कवि हैं रीतिकालीन कवि कि इनके द्वारा जो प्रकृति का वर्णन किया गया है आधुनिक सा लगता है। आधुनिक सा लगने का मतलब क्या है कि रीतिकाल तक प्रकृति के आलंबन रूप ही अधिक देखने को मिलता है। आधुनिक काल में जाते जाते फिर उद्दीपन रूप ही रीतिकाल तक हमें प्रकृति का उद्दीपन रूप देखने को मिलता है उद्दीपन रूप प्रमुखतः, और आधुनिक काल में आलंबन रूप देखने को मिलता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी प्रकृति चित्रण में हमें आधुनिकता देखने को मिलती है। प्रकृति चित्रण के विषय में उन्हें इस दृष्टि से श्रीधर पाठक के साथ बैठाया जा सकता है। ये सेनापति की बहुत बड़ी विशेषता है। रामकथा पर इनके अनेक छंद मिलते हैं। ये एक पंक्ति में इन्होंने शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा रामचंद्र के यश से कर दी है। राम के सो जस अध उरध गगन है, ऋतु वर्णन में इनका सादृश्य विधान मौलिक है। वर्षा का यह वर्णन देखिए, सेनापति उनिये ने जलदन सावन की, चारी रियाज घुमरत भय तोय के, शोभा सरसाने ने बखाने जात के हूँ बाती। अर्थात जो सेनापति हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं रीतिकालीन कवियों में, तो अपने प्रकृति वर्णन के लिए, अपने प्रकृति चित्रण के लिए सेनापति रीतिकालीन कवियों में गिने जाते हैं। रीतिकालीन कवियों में इनका नाम लिया जाता है। प्रमुख अगर हम रीतिबद्ध कवियों की बात करें तो चिंतामणि त्रिपाठी को आप ध्यान में रखेंगे। चिंतामणि त्रिपाठी, इनकी प्रमुख रचनाओं में, चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचनाओं में कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी और काव्य प्रकाश प्रमुख हैं। इनका जो रस विलास ग्रंथ है चिंतामणि त्रिपाठी का, रस विलास, यह रीतिकाल का प्रथम प्रीति ग्रंथ माना जाता है जो 1633 ईस्वी में लिखा गया है। इनकी जो कवि कुल कल्पतरु रचना है उसमें काव्य के 10 अंगों का विवेचन किया गया है, और श्रृंगार मंजरी इनका नायक नायिका भेद का ग्रंथ है। अर्थात जो इनका श्रृंगार मंजरी है वह नायक नायिका भेद का कवि कुल कल्पतरु 10 अंगों का विवेचन इसमें मिलता है। चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचना है। काव्य रीति का सम्यक समावेश केशव से ही हो गया था, लेकिन 50 वर्ष पश्चात इसकी अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है जो आप ध्यान में रखेंगे। रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनाए जाते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी के बाद अगर हम बात करें कुलपति मिश्र की, तो कुलपति मिश्र की प्रमुख रचनाओं में रस रहस्य, कुलपति मिश्र की रस रहस्य और संग्राम सार और रस रहस्य, यह रचनाएं हैं कुलपति मिश्र की।
ये महाराजा राम सिंह के आश्रय में रहते थे। और संग्राम सार जो इनकी रचना है, इसमें महाभारत के जो द्रोण पर्व का हिंदी अनुवाद है वह किया गया है। इनकी एक और रचना है दुर्गा भक्ति चंद्रिका, जिसमें दुर्गा सप्तशती का पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कुलपति मिश्र से संबंधित ये सभी तथ्य। आगे हम बात करते हैं भिखारी दास की, जहाँ से प्रश्न बनाकर पूछा जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाओं में रस सारांश, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। ध्यान रखेंगे श्रृंगार मंजरी जो रचना है वह चिंतामणि त्रिपाठी की है, और श्रृंगार निर्णय जो रचना है वह भिखारी दास की है। ठीक इसी प्रकार श्रृंगार विलास जो रचना है वह सोमनाथ की है। कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगर आप इन सभी रचनाओं में कन्फ्यूज हैं तो हमारा एक वीडियो है प्लेलिस्ट में उलझन सुलझन नाम से, वहाँ जाकर आप ये श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार विलास, श्रृंगार निर्णय, ऐसी रचनाओं का जो कन्फ्यूज क्रिएट करते हैं जो प्रश्न, उनसे संबंधित वीडियो उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम भिखारी दास की, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी रचनाएं श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय और रस सारांश है। इन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर रस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है। काव्य निर्णय हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शास्त्र का ग्रंथ माना जाता है। काव्य निर्णय जो भिखारी दास का है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। और अमर प्रकाश रचना इनकी एक और रचना है जिसमें संस्कृत के अमरकोश का पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद किया गया है। एक और बात यह ध्यान रखेंगे, आप जो ऋतिक काल के जो कवि हैं उनको आपसे क्रम से भी लगाया जा सकता है। क्रम लगाकर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन से थे कवि, फिर कौन से। तो चिंतामणि, मतीराम, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, रसलीन, भिखारी दास, पद्माकर और ग्वाल कवि, ये इनका क्रमानुसार जो कवि हैं उनका जन्म के अनुसार क्रम है, जो आप ध्यान में रखेंगे। कभी परीक्षा में कई बार लगवाया जाता है और लगभग परीक्षा में ऋतुकालीन जो कवि हैं उनको क्रम से लगवा कर पूछ लिया जाता है। चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म 1600 ईस्वी में होता है, कुलपति मिश्र का 1660 ईस्वी में होता है। फिर ऐसे आगे आगे जाके आप इनको क्रम से लगा लेंगे। चिंतामणि, मतीराम, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, रसलीन, भिखारी दास, पद्माकर और ग्वाल कवि। तो अभी हमने देखा सेनापति के विषय में हमने जान ही लिया है। याद रखेंगे कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और कुछ इतिहासकार संस्कृत व्याकरण नागेश भट्ट का उपनाम ही सेनापति मानते हैं। कवित रचनाकर 5 तरंगों में है और षड ऋतु वर्णन में उत्कृष्टतम सफलता इन्हें प्राप्त हुई है। सेनापति का नाम ऋतु चित्रण में, प्रकृति चित्रण में, षड ऋतु वर्णन में लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और रीतिकाल से संबंधित ये प्रमुख तथ्य तो आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं और रीति सिद्ध कवि जो बिहारी हैं, उनके विषय में हम अगली कक्षा में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।